Hello my dear students. So we are again back with one more new topic of income tax law and accounts. That is a very important topic to understand that अब टैक्स लगाएं किस पे। अगर कोई पर्सन 2 महीने यहाँ रहा, 10 महीने बाहर रहा, 6 महीने यहाँ रहा, 6 महीने बाहर रहा, 8 महीने रहा, 4 महीने बाहर रहा, यहाँ इनकम नहीं करी, वहाँ पे इनकम करी, या यहाँ करी वहाँ नहीं करी, तो कैसे डिसाइड करें कि किस कंट्री में टैक्स देना है? मुझे इंडिया में टैक्स देना भी है या नहीं है? या फिर मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी में कैसे डिसाइड करूँ मुझे किस पर्सन से टैक्स लेना है? कि यहाँ पे 2 दिन रहा था, बस 2 दिन में इतनी इनकम करके गया, ये यहाँ पे 6 दिन रहा था या 60 दिन रहा था, इतने दिन में इतनी इनकम करके ये बाहर ले गया, ये रिटर्न नहीं आएगा, या ये 6 साल बाद रिटर्न आएगा। तो ये सारा डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि मैं इंडियन सिटीज़न तो हम हैं, सिटीज़नशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन सिटीज़न में हूँ क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुई तो मैं इंडियन सिटीज़न हो गई, लेकिन मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस टू कैलकुलेट इनकम टैक्स विल कैन बी डिफरेंट इन स्पाइट आई एम सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की। ओके, अब बात है रेसिडेंशियल स्टेटस समझने के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बहुत इजी लेमन टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको कि इसमें होता क्या है। इसमें बस ये देखना है कि हम उस पर्सन से टैक्स लें जो इंडिया का है और इंडिया में कितने दिन रहा है और बाहर रहा है तो कितने दिन रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पहलवान है, जैसे दे आर 2 फाइटर्स। ओके, 2 बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं। अब जो एक पर्सन है उसको अगर अपनी रेसिडेंशियल से प्रूफ करनी है, 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एक है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट, एनआर बोलते हैं ना, एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक होता है एनओआर, एक होता है एनआरओआर। ओके, अब बात आती है हमारी सबसे पहले रेसिडेंट की। इसमें होता है ओआर, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और ये होता है एनआरओआर, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, अब बात क्या है इसमें, ये 2 पहलवान हैं। अगर मुझे प्रूफ करना है कि मैं इस देश का ही हूँ, मुझे इस देश की रेसिडेंशियल स्टेटस चाहिए, मैं इस देश का ही वासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मुझे यहीं पे ही टैक्स देना है, मैं यहीं के ही लायक हूँ, मैं यहीं पे मेरा सारा पैसा बन रहा है, तो उसे सबसे पहले इन दोनों से लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर वो इन दोनों में से किसी एक से भी जीत गया, ये 2 कंडीशंस हैं जिसको हम बेसिक बोलते हैं। बेसिक में फर्स्ट केस है, उन दोनों से लड़ाई करनी पड़ेगी और ये दोनों कंडीशन जीत गया, मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन दैट पर्सन इज द रेसिडेंट। क्या हो गया? पर्सन रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंट पर्सन होने से क्या मतलब है कि वो यहाँ पे रहा है, वो यहाँ पे टैक्स देगा। अब रेसिडेंट तो हो गया, अब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा या नहीं होगा? ऑर्डिनरीली ऐसे, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा या नहीं होगा? इसके लिए 2 और पहलवानों को बुलाया गया। इट मीन्स दूसरी कंडीशन, एडिशनल कंडीशंस, इन दोनों पहलवानों से बोला गया ओके, इन दोनों पहलवानों से बोला गया कि उससे बोला गया अगर तुम इन दोनों को बीट कर दोगे, अगर तुम इन दोनों को बीट कर दोगे तभी तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, अगर नहीं कर सकते दोनों को बीट तो तुम नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, NROR, नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे से किसी एक को भी कर दिया, हरा दिया, मैं रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंट तो हो गए, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नहीं हो, वो अगर इन दोनों को हराया तभी होगा। इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं हराया, या फिर दोनों को ही नहीं हराया, एक को नहीं हराया, तो फिर आप बस
तब भी आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। दोनों के हराने के केस में ही आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे। तो अब यहाँ पे हम समझें कि क्या कंडीशन है रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने के लिए। इन दोनों का और है, किसी भी एक को बीट कर दो, ओके। फिर उसके बाद रेसिडेंशियल हो गया, रेसिडेंट हो गए हम। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है उसके लिए इन दोनों को बीट करो। अगर इन दोनों को बीट कर दिया इट मीन्स हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। अगर एक को भी नहीं करा और सिर्फ एक को किया तो भी हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। और अगर यहाँ पे किसी को भी नहीं कर पाए, ये दोनों कंडीशंस थी, इन दोनों को ही हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो हम क्या हो जाएंगे, नॉन रेसिडेंट। क्या हो जाएंगे, नॉन रेसिडेंट। अब ये हो गया ना। अब हमें ये तो पता चलना पड़ेगा ना भैया ये कंडीशंस है कौन सी। तो ये जो कंडीशंस हैं उनको समझ लेते हैं हम कि वो कंडीशंस कौन सी हैं। उन कंडीशंस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिक कंडीशंस में। सबसे पहले बेसिक कंडीशन में है ए, बेसिक के अंदर है ना, बेसिक के अंदर है ए कंडीशन। ए कंडीशन में क्या बोलते हैं, 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। अगर आप एक साल में रहे हों, आप अगर पिछले साल में मतलब प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर इंडिया में रहे हैं तो आप रेसिडेंट हैं। ए कंडीशन, ठीक है। इसमें भी एक नया क्लॉज आया है इसी साल से 120 डेज का, और वो किसके लिए है, जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। जिसकी इनकम मोर देन 15 लाख है, जिसकी इनकम मोर देन 15 लाख है, उसको 120 डेज का सिनेरियो अलाउड है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो अब अगर आप 120 दिन भी इंडिया में रहे हैं तो आप रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर आपकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है तब आपके लिए ये ही एप्लीकेबल होगा। ये हुई ए कंडीशन, ये हुआ पहला फाइटर। अब दूसरा फाइटर क्या है, दूसरा फाइटर की कंडीशन है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर। एंड मतलब ये भी, और 365 डेज इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। कितने प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 4। मतलब आप पिछले साल प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन इंडिया में रुके हो, जिसमें कि आपका अराइवल टाइम भी काउंट किया जाएगा और डिपार्चर टाइम भी। उसके साथ के साथ अगर आप उससे पिछले साल, मतलब अगर हम रेंज बनाएं उससे पिछले साल यहाँ सर इज इट विजिबल, दिस एरिया इज विजिबल। अगर हम रेंज बनाएं, ओके, रेंज बनाएं तो ये ईयर कौन सा चल रहा है हमारा, 2021, और इससे पहले वाला कौन सा आएगा, 1920। ये कौन सा आएगा 1920 से पहले, 1819, 1718। तो अब ये कौन सा है, असेसमेंट ईयर। ये हो गया प्रीवियस ईयर, तो इसमें तो चाहिए 60 दिन। अब प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल, 1, 2, 3, 4, अगर इन चारों को मिला के 365 डेज आप इंडिया में रहे हो तो आप ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हो। समझ में आया। पहले में क्या, 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और 120 डेज फॉर द सैलरी पीपल हैविंग मोर देन 15 लाख। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 60 दिन या फिर 365 दिन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये 4 साल। तो उसके बेसिस पे समझ में आएगा कि हमने इसको बीट कर पाया या इसको बीट कर पाया। अब इन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गई, हम रेसिडेंट हो गए। इन दोनों में से दोनों सेटिस्फाई हो गए, हम रेसिडेंट हो गए। अगर नहीं कोई भी सेटिस्फाई हुई तो हम नॉन रेसिडेंट हैं। अब बात आती है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट करने के लिए कि ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इन एडिशनल कंडीशन को हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई। अब एडिशनल कंडीशन क्या चीज़ हमें बताती है कि हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए एक्स कंडीशन क्या बोलती है कि अगर लास्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर्स में से 2 ईयर्स अगर आप रेसिडेंट हैं तो
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मीन्स 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, मतलब जैसे ये ईयर दिए हुए हैं ना, जैसे अभी मेरा चल रहा है प्रीवियस ईयर दिस, ओके, तो इसे पिछले 10 सालों में अगर मैं 2 साल में भी क्या हूँ, रेसिडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हूँ। और एक्स कंडीशन, वाई कंडीशन क्या बोलती है, व्हाट डज वाई कंडीशन सेज, वाई कंडीशन सेज, अभी यहाँ पे क्या किया, सेम बातें बोल रही हैं, यहाँ पे ईयर में, वहाँ पे दिन में, 2 सालों में कितने दिन होते हैं, 730 दिन, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 2 साल में कितने दिन हो गए, 730 डेज। तो अगर आउट ऑफ 7 फ्रॉम 10 ईयर्स लास्ट 7 ईयर्स में इफ 730 डेज अगर इंडिया में स्पेंड करे हैं लास्ट 7 ईयर्स में, अगर 730 डेज प्रीसीडिंग ईयर्स में 730 डेज स्पेंड करें, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या हुआ, पहले हमें दिन 2 पहलवानों से लड़ना है, किसी भी एक से जीते तो हम रेसिडेंट हो गए, और इन दोनों में से किसी भी एक से हार गए तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है, अगर हमें रेसिडेंट होना है कम्प्लीटली, तो हमें दोनों कंडीशन में, इसमें दोनों को और इसमें एक को सेटिस्फाई करना है, और इधर एक को और इधर एक को सेटिस्फाई किया है तो हम नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं। और अगर इसमें से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं किया है तो फिर हम नॉन रेसिडेंट कहलाए जाते हैं, देन वी आर नॉन रेसिडेंट इंडिया, और उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स। औरों के केस में हम लेटर ऑन बात करेंगे। थैंक यू।